जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और एक बार फिर हम लोग एकत्रित हुए हैं अपना एफएसटी नंबर 36 का डिस्कशन लेके। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक। उसके बाद विजय सर आपको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और हम लोग की यानी पूरे न्यू लाइट इंस्टीट्यूट की यही सोच है कि आप लोग हमारे साथ बेहतर से बेहतर तैयारी करें और नीट 2025 में अपना रिज़ल्ट गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस की अचीव कर पाएँ। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का न्यू लाइट प्रयास के यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम लोग अपने पेपर डिस्कशन लेके आप लोग के लिए आते रहते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है या कोई एक करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है। तो पढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास रेट कांस्टेंट के लिए आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर आप इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो k भी इंक्रीज करेगा, और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपका ई ए डिक्रीज करे तभी आपका k इंक्रीज करेगा। तो अब वो कह रहा है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ इक्वेशन का, विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो सर ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी रिफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात भी सही है। आप एनसीईआरटी में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लास्ट पेज पे इस चीज़ को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि हमारा जो भी, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई दो रिएक्टेंट में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के पहले कोलिजन होता है, यानी रिएक्टेंट टकराते हैं। और जब रिएक्टेंट टकराते हैं तो हर टकराने वाला रिएक्टेंट, हर टक्कर फ्रूटफुल नहीं होती है, प्रोडक्ट नहीं बना देता। दो रिएक्टेंट टकराएं और उनकी टोटल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, उनकी टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा हो जाए तो प्रोडक्ट बन जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट का जो फ्रैक्शन है वो इस एनर्जी, ये ई माइनस ई अपॉन आर टी, या तो बराबर हो थ्रेशोल्ड एनर्जी की या उससे ज़्यादा हो। सो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों बातें सही हैं। तो हम लोग चुनेंगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, यानी कि हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वा सोल्यूशन। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, मान लो आपके पास 4 सॉल्ट्स आ जाएं और आपको क्या पता करना है, मोस्ट बेसिक पता करना है। तो मोस्ट बेसिक पता करने के लिए आप उन सॉल्ट्स को ये एज्यूम करें कि इनको हमने वाटर में डाल दिया। तो जब वाटर में डालेंगे आप तो वो एनायन में और कैटायन में टूट जाएंगे, CH3CO माइनस K प्लस। अब वाटर का जो H प्लस है वो इसको मिल जाएगा और जो OH है वो इसको मिल जाएगा, मान लीजिए। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो फाइनली सोल्यूशन हो जाएगा वो अल्कलाइन और बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिक हो गया, बट अब ये तो कह रहा मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक के लिए तो हमें अदर्स को भी देखना पड़ेगा ना, उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोग ने यहाँ FeCl3 में भी यही किया। Fe पे +3 चार्ज है तो उसको OH दे दिया और यहाँ Cl को HCl दे दिया। तो ये बच्चा हमारे, ये तो हो गया वीक बेस और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये फाइनली एसिडिक हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये फाइनली बेसिक हो गया था और इसका सॉल्यूशन तो एसिडिक हो जाएगा। अब ये ले आते हैं लेड एसीटेट ले आते हैं। तो लेड एसीटेट में Pb को दे दीजिए OH और एसीटेट को दे दीजिए H।
तो ये जो PbOH होल ट्वाइस है ये हमारा वीक बेस है। अब इतना तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल के साथ OH आ जाए या सेकेंड ए ग्रुप की मेटल के साथ बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम के साथ OH आ जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये लोग स्ट्रॉन्ग बेस है। और बाकी दूसरों के साथ आ जाए जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड या D ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड आ जाए, निकिल हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये लोग नॉर्मल बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। और एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, जानते ही हो, तो ये लगभग न्यूट्रल की रेंज में आ जाएगा, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक ना बहुत ज़्यादा बेसिक। और AlCN होल थ्राइस, तो Al को हम लोग दे देंगे OH होल थ्राइस और ये HCN को, ये हमारा एम्फोटरिक है, एम्फोटरिक है यानी कि वीक बेस भी कह सकते हो और वीक एसिड भी, ये वीक एसिड है तो ये भी हमारा न्यूट्रल में आ गया। इस तरीके से एक ही बेसिक मिल रहा है तो कंपैरिजन भी नहीं है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यही होगा। तो मेरा जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन 47 क्वेश्चन का सही होगा। फिनॉल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चलिए रिएक्शन बना लेते हैं। ये लीजिए, हमने ले लिया है फिनॉल, ये भाई साहब हमने फिनॉल ले लिया है। और फिनॉल लेने के बाद हम लोग किससे उसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं ये भी देख लेते हैं। फिनॉल की रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं किससे, हम लोग कराने जा रहे हैं CO2 से। तो CO2 से हम लोग ने रिएक्शन करा दी और किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। तो जब हम लोग ने CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसिडिफिकेशन यानी हाइड्रोलिसिस, ये हम लोग ने एसिडिफिकेशन हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो इसमें मेरे को क्या मिल जाएगा, इसमें सर मुझे मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड मुझे मिल जाएगा। पहले सोडियम सैलिसिलाइट मिलेगा, सोडियम सैलिसिलाइट मिलेगा और उसके बाद सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा और उसके बाद मुझे हाइड्रोलिसिस करने पर सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब मुझे आगे कह रहा है कि इसकी रिएक्शन हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से कर देंगे, एसिडिक मीडियम में। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, CH3 COO CO CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे एसाइलेशन हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा। एसिटाइलेशन कौन देगा, एल्कोहल का H देगा। ये सर रिएक्शन ऐसे हो जाएगी और CH3COH रिमूव हो जाएगा, CH3COH रिमूव हो गया। अब मुझे मिला क्या, बचा क्या, मैं बना के देख लेता हूँ। बचा क्या मेरे पास, ये हमारी बेंजीन रिंग है, जो हमारा COH था वो COH है। अब हम लोग इसको इस तरीके से ये यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, COH जगह बनाने के लिए, और ये O और यहाँ पर CO और CH3, CO CH3। देखिए सर, तो ऐसा मेरा कौन मिलता जुलता है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इससे मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कोई संभावना नहीं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो पैरा पोजीशन दिखाई गई है, ये हमारी श्मिट रिएक्शन है और जो श्मिट रिएक्शन होती है, आई मीन कोल्बे श्मिट रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन बोलेंगे इसको। तो जो कोल्बे रिएक्शन होती है उसमें ऑर्थो को ज़्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की संभावना होती है, इसलिए ऑर्थो मेजर होता है इन कंपैरिजन टू पैरा। तो पैरा भी बन सकता था बट पैरा के लिए जाएंगे नहीं, ऑर्थो के लिए जाएंगे। तो ये पैरा प्रोडक्ट है, ये बहुत ही माइनर बनेगा। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ अलग ही कहानी हो गई इसमें। हाँ, इसमें हम लोग ने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिटाइलेशन दिखा दिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिटाइलेशन नहीं होगा, एल्कोहलिक ग्रुप के साथ एसिटाइलेशन होगा। और फिर हमारे पास इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी
अच्छा, सबसे कम वाले से सबसे ज़्यादा। तो देखो, जब भी तुम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए जो नॉर्मल बातें हैं वो आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि उसमें डीलोकलाइजेशन तो नहीं है। डीलोकलाइजेशन सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। डीलोकलाइजेशन सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। अगर डीलोकलाइजेशन है तो जो डोनर एटम उस पर इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। अगर मान लो डीलोकलाइजेशन नहीं है, मतलब डीलोकलाइजेशन सबसे कम, अगर डीलोकलाइजेशन नहीं है तो फिर आप देखिएगा कि हमारा जो भी बेस है उसके एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कि कम है। तो अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अच्छा डोनर साबित होगा, और अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पुअर डोनर साबित होगा। लेकिन ऐसा हमको सेम पीरियड में देखना चाहिए, सेम पीरियड में हमको देखना चाहिए। और अगर हम लोग को ग्रुप में देखना है तो साइज ऑफ डोनर एटम देखना चाहिए। जिसका साइज छोटा होगा वो ज़्यादा बेटर हमारा बेसिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर ग्रुप में देखना चाहते हैं तो साइज से देखेंगे, ग्रुप में साइज से देखा है। और इसके बाद अगर ये इससे भी फैसला नहीं हो पा रहा है, अगर इससे भी फैसला नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग किससे देखेंगे बच्चा? हम लोग देखेंगे प्लस आई अगर है या प्लस आर है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर माइनस आर है, माइनस आई है तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। अब हम लोग इन सब बातों से कंपेयर करेंगे हमारी बेसिक स्ट्रेंथ को। जितना डीलोकलाइजेशन ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम। पीरियड में जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या सेम एटम के लिए, पीरियड में या सेम एटम के लिए जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम। ग्रुप में अगर देखोगे तो जितना साइज छोटा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, जितना साइज बड़ा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। क्योंकि अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन मिलना आसान होगा और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन आसान होगा। साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मुश्किल होगा। और जब ये भी ना कोई फैक्टर काम करे तो प्लस आई प्लस आर से बढ़ेगी और माइनस आई माइनस आर से घटेगी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग ये ग्वानिडीन है, इसमें 2 डोनर एटम है तो इसका सबसे ज़्यादा है। अगर मान लो यहाँ डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है तो भी यहाँ n पर ही माइनस बढ़ रहा है। यहाँ वैसे तो इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है लेकिन n पर माइनस आ जा रहा है, तो ऑल टाइम n पर इलेक्ट्रॉन बना हुआ। तो ये ग्वानिडीन का एग्जाम्पल है जिसमें ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक C हो गया। उसके बाद इन 3 को देखो, इसमें यहाँ पर N की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। रेजोनेंस में तो नहीं जा रहा है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो रेजोनेंस में चला जाता। और इसमें भी अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 है, तीनों के पास sp3 है, तीनों सेम एटम है। इसमें भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, इसमें भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, इसमें भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो डीलोकलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट खराब हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें sp3 है, इसमें sp3 है, इसमें sp है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो इस हिसाब से B की इन दोनों से कम हो गई, इन दोनों से B की कम हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें सर देखिए यहाँ पर हम लोग को ये CH3 CH2 है तो इसका हम लोग को प्लस आई मिल रहा है, और इधर CH3 से भी प्लस आई मिल रहा है, 2 प्लस आई मिल रहा है। तो इसकी स्ट्रेंथ
इसकी तुलना में बढ़ गई, क्योंकि इसमें यहाँ पर एल्कीन का माइनस आई लग रहा है, एल्कीन का माइनस आई लग रहा है। तो माइनस आई जितना जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, तो इसलिए ए हो गया, ए हो गया। ए से ज़्यादा हमारा डी हो गया, डी से ज़्यादा हमारा सी हो गया, सबसे कम बी हो गया, बी से ज़्यादा हमारा हो गया, बी से ज़्यादा हमारा हो गया है सबसे कम बी, बी से ज़्यादा ए से ज़्यादा डी, डी से ज़्यादा सी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी में देखो, अगर ये कंडीशन हो जाती, अगर इसी में एक ये डाल देता, देखो तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये डाल देता तो ये वाला इससे भी वीक हो जाता। मान लो कि ये हमारा ए बी सी डी ई है, क्योंकि इसमें यहां डी लोकलाइजेशन हो जाता, इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन हो जाता, तो ये ई सबसे कम हो जाता। आप कहोगे कि सर यहां भी डी लोकलाइजेशन हुआ, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि अगर एक कार्बन पर डबल बॉन्ड NH ग्रुप और सिंगल बॉन्ड NH2 लगाओ, एक तो मोर डोनर एटम है, दूसरा रेजोनेंस के बाद भी उस पर इलेक्ट्रॉन बना रहेगा, तो डोनेशन चलता रहेगा। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड हो गया, सेकंड हम लोग ने लिख भी दिया। अब हमारे पास द ट्रांस एल्कीन, एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अरे ये तो सब लोगों को पता है कि अगर हम लोग ये मान लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 की रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन कराई हमने किससे, हमने सर रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से रिएक्शन हमने कराई, तो कैटालिस्ट डिसाइड करेगा कि किस तरह का हमारा आइसोटोप बनेगा। ये देखिए, दो हमने रास्ते इसके कर दिए। अगर हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग ले लें, पहला डाइस चारकोल ले लें, या पैलेडियम BaSO4 लिंडार कैटालिस्ट जिसको कहते हैं, पैलेडियम BaSO4 ऑब्लिक सल्फर क्यूनोलीन, ये ले लें, तो हमारा ये सिस एडिशन होगा यहाँ पे, और सिस एडिशन होगा तो मुझे ये मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड C CH3HH। देखो ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट गया और H सेम साइड आ गया, तो कैसा कंपाउंड बन गया, ये सिस ब्यूटीन 2 बन गया, सिस ब्यूट 2ईन बन गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ले लेते हो, इसको बर्च रिडक्शन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, बर्च रिडक्शन फेमस है, ये बर्च रिडक्शन है बेटा। तो इसमें ट्रांस एडिशन होगा, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं ये ट्रांस एडिशन है, ट्रांस एडिशन। और ये ट्रांस एडिशन Na लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में मुझे कैसे यहाँ पे कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड बनाइए CH3 C, एक H ऊपर एक H नीचे CH3। सो कैसा बन गया फिगर, ट्रांस ब्यूट 2ईन, और मुझे क्या चाहिए था, ट्रांस एल्कीन बनाना था। ये ट्रांस एल्कीन बनाया किससे, एल्काइन से, ये एल्काइन है, तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगर मुझसे कल को ये क्वेश्चन मॉडिफाइड कर दे और मुझको सिस एडिशन के लिए या सिस एल्कीन बनाने को बोले, तो मैं कौन सा ले लूँगा, पहला डाइस चारकोल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर मैं ले लूँगा PDBaSO4 ऑब्लिक सल्फर ऑब्लिक क्यूनोलीन, ये सब मैं ले सकता हूँ, वो पॉइजन का काम करेंगे PDBaSO4 के लिए। ये लोग जो है, अगर मैं यहाँ कैटालिस्ट नहीं लेता हूँ तो क्या नुकसान होगा, हाइड्रोजन के साथ हीट करते रहिए और ये एल्कीन आगे एल्केन में बदल जाएंगी। अगर आपको एल्कीन तक रोकना है या 1 मोल ऑफ H2 का एडिशन करना है, तो आपको इन कैटालिस्ट में से यूज़ करना पड़ेगा। होते बहुत सारे कैटालिस्ट है, B2H6 वगैरह का भी यूज़ करते हैं, निकिल बोराइड का भी यूज़ करते हैं, बट उनको यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है NCERT के अकॉर्डिंग।
अब ये क्वेश्चन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बहुत कंट्रोवर्शियल थोड़ा क्वेश्चन है। देखो ये यहाँ पर रिएक्शन में हो क्या रहा है कि देखिए ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे पास C है और इसमें ये जो रिंग है ये बोर्ड के प्लेन पे है, और ये जो दो मेथाइल ग्रुप लगे हैं, ये दो मेथाइल ग्रुप लगे हैं, ये भी बोर्ड के प्लेन पर है। और जो ब्रोमो है, क्योंकि ये सॉलिड वेज लाइन से शो कर रहा है, तो सॉलिड वेज लाइन की वजह से हम मान रहे हैं कि ये आपकी तरफ है या प्लेन के ऊपर है, तो ये ब्रोमो हमारा लगा हुआ, ब्रोमो जोड़ दिया भाई। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है। अब हम लोग ने यहां पर रिएक्शन जो कराई, उस रिएक्शन में हम लोग ने यूज किसको किया, यूज हम लोग ने किया है सर CH3O Na का, सोडियम मेथॉक्साइड का। ये Me मीन्स CH3 है और ONA, और किसकी प्रेजेंस में, CH3OH मेथेनॉल की प्रेजेंस में इसको यूज किया। तो आपको बताना चाहते हैं कि ये एक हमारा गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, एंड ये गुड बेस भी है, हमारा गुड बेस भी है। तो अब पहली बात तो संभावना इसकी ये है सर कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ब्रोमो इज द गुड लिविंग ग्रुप, और ये यहां से NaBr से रिएक्शन हो जाएगी, और NaBr से रिएक्शन होके जो मैकेनिज्म लगेगी, मैं यहां पर इसके पार्ट कर ले रहा हूं। अब देखिएगा इसकी क्या क्या संभावना हो रही है, 1 2 3 सब संभावनाएं दे रहा हूं। तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये NaBr को ले जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, और ये विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगी, और विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और इसमें आपको एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर OCH3। लेकिन क्योंकि तुम देख रहे हो ये 2 डिग्री है, और ये जो अभी हमने मैकेनिज्म लगाई है ये हमने SN2 लगाई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर लगाया। अभी ये आंसर नहीं है, घबरा मत जाना। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती थी, ये माइनर प्रोडक्ट है। क्यों माइनर है, क्योंकि देखो अगर यहां पर डिग्री होती 1, तो तुम लोगों को तो पता है कि हेलो एल्केन में तुमने पढ़ा, NCERT में दिया भी हुआ है कि अगर 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है तो वो सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करता है, और अगर 3 डिग्री का हैलाइड है तो वो एलिमिनेशन को प्रमोट करता है, और अगर 2 डिग्री का हैलाइड है तो पैरेलल चलता है, एलिमिनेशन भी चलता है, सब्स्टिट्यूशन भी चलता है, लेकिन एलिमिनेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। और विलियमसन सिंथेसिस भी तुम्हें पता है कि एल्किल, वो एल्किल हैलाइड देते हैं जिसमें कि प्राइमरी कार्बन पे हेलो ग्रुप लगा होता है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस जो है यहाँ पर बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है। अब सर 2 डिग्री कार्बन है तो फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन भी 2 तरह का होगा। E1 मैकेनिज्म अगर चलती है तो E1 मैकेनिज्म में यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, और कार्बोकैटायन बनेगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, तो ये CH3 यहाँ से मूव होके यहाँ पर आ जाएगा, और जब ये CH3 यहाँ पर मूव होके आ जाएगा तो यहाँ पर फाइनली ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा मुझे, यहाँ पर मुझे ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये पहले कार्बोकैटायन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये कार्बोकैटायन को हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जिस कार्बन पे कम से कम H है वहां से H रिलीज होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि तुम लोग पता है कि ये हमारा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन की रिएक्शन है, एलिमिनेशन,
और एलिमिनेशन डीहाइड्रोहेलोजनेशन में रीअरेंजमेंट की संभावना बहुत कम होती है। वैगनर शिफ्ट बहुत कम यहाँ पे यूज करना चाहिए हमें, तो ये भी माइनर रहेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये ब्रोमो ऊपर निकला हुआ है और ये CH3 इस प्लेन पे है, तो ब्रोमो हटने के बाद शिफ्टिंग थोड़ा सा समय लेगी। और यहाँ पर देखो ये दोनों बॉन्ड जो हैं दोनों इसी प्लेन पर हैं, तो एक H ऊपर है, एक H ऊपर है और एक H नीचे है। तो इसमें ज़्यादातर डीहाइड्रोहेलोजनेशन में E2 एलिमिनेशन लगता है, आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग E2 एलिमिनेशन करेंगे तो बिना रीअरेंजमेंट के ये कार्बोकैटायन बनेगा, उसी समय ये H निकल जाएगा और यहाँ पे साइक्लिक कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी बनेगी और ये HBr यहाँ से निकल जाएगा, HBr। तो जो मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा, मैं इसको इस तरफ बना दे रहा हूँ, उधर स्पेस कम हो रही है, अब मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये E2 एलिमिनेशन है, ये E1 एलिमिनेशन है। E1 एलिमिनेशन में कार्बोकैटायन बनेगा, फिर वैगनर लगेगा। E2 एलिमिनेशन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की जगह साइक्लोहेलोनियम आयन बनेगा और सीधा सीधा इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन इसमें दिख रहा है, देखो ये वाला मेरा ये बना हुआ है, ये माइनर है, क्योंकि अगर ये 1 डिग्री होता तो हम इसको बना देते मेजर, लेकिन क्योंकि ये 2 डिग्री है या 3 डिग्री तो मेजर नहीं हो सकता, तो इसको यहाँ पर हमको पूछा गया मेजर। अगर पूछा जाता पॉसिबल प्रोडक्ट तो ये भी सही होता। उसके बाद तुमने देखो यहाँ पर ये वाला देखो, ये मेरा सेकंड है, ये भी सही हो सकता था अगर E1 मैकेनिज्म लगा देते। आप अगर बुक्स पढ़ेंगे या साइट्स पे जाएंगे तो आपको सभी तरह की पॉसिबिलिटी मिलेगी। और अगर हम लोग ने ये तो बनने का कोई सेंस ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये हमारा E2 मैकेनिज्म से हमने इसको बनाया है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि फर्स्ट देना चाहिए। सेकंड भी दे सकते हैं, कुछ बुक्स में सेकंड दिया होगा, कुछ में फोर्थ दिया होगा, लेकिन हम लोग इसमें फर्स्ट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बहुत आसान क्वेश्चन। मुझे आर्हेनियस इक्वेशन के लिए प्लॉटिंग करनी है और पूछ रहा है कौन सा प्लॉट सही होगा। आर्हेनियस इक्वेशन सब बच्चे जानते हैं, वो देखते ही मार देंगे ये फर्स्ट ऑप्शन, मुझे ए दिख रहा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ए तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन समझने के लिए जो लोग नहीं जानते कैसे करना चाहिए, तो उनको बता रहा हूँ, K = AE माइनस EA/RT आपने इक्वेशन पढ़ी है, इसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। K है रेट कांस्टेंट, A है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये E - EA/RT एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। और EA हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है। ये सब बातें आप जानते हैं, लेकिन मुझे केवल ग्राफ खींचना है, इसमें कौन क्या है इससे मतलब नहीं। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने ln लिया, तो ln K किया, ln A किया, ये - EA/RT यहाँ आ जाएगा और ln E कर देंगे। सब बच्चे जानते हैं ln E1 होता है, तो इसको मैंने ऐसे रीअरेंज करके लिख लिया, ln K = -EA/R 1/T और प्लस ln A, ऐसा कर लिया हमने। अब इसको हम लोग y = mx + c से कंपेयर करेंगे, y/mx + c। तो जब हम लोग इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो देखिए ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। y एक्सिस पर हम लोग ने ले लिया है ln K, x एक्सिस पर हम लोग ने ले लिया है 1/T, और मुझे अब क्योंकि निगेटिव स्लोप मिल रहा है तो मुझे यहाँ पर ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये यहाँ पे स्लोप हो जाएगा नेगेटिव -EA/RT और इंटरसेप्ट हो जाएगा मेरा ln A। तो देखिए कौन सा ग्राफ मैच हो रहा है, ये A मैच हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं।
HI के साथ बहुत सारा उलझा दिया है, बहुत घबरा रहे होंगे आप लोग, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात पता है कि HI के साथ अगर हम लोग किसी ईथर की रिएक्शन करा रहे हैं, ये ईथर ग्रुप है। और ध्यान रखिएगा, ईथर के साथ अगर मेरा यहाँ पर टर्सरी ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप जुड़ा है, तो फिर जो मैकेनिज्म होती है HI की, वो SN1 मैकेनिज्म चलती है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करती है। तो अभी यहाँ पर ऐसी स्थिति में ये वाला बॉन्ड टूटता है और इस पे प्लस और इस पे माइनस आ जाता है, और अब प्लस आ जाएगा तो I माइनस इस पे आके जुड़ जाएगा। तो ये जो मेरा I है ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और मेरा HOC ये बन जाएगा फिगर। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि अगर मान लिया कि मेरा ये जो C है ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, तो ये बेंजिल कार्बोकेटायन बनेगा, ये भी स्टेबल होता तो भी बॉन्ड यहीं से ब्रेक करेगा। यहां से ब्रेक करेगा, ये प्लस ये माइनस। तो अभी मुझे SN1 मैकेनिज्म लगेगी, तो प्लस वाले पे I आके जुड़ जाएगा। देखिए, अब अगर ये दो व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो हमेशा छोटे वाले ग्रुप की तरफ से CO बॉन्ड तोड़ा जाता है, क्योंकि तब SN2 लग जाता है, अभी SN1 लग रहा। और एक बात और, अगर मान लो हमारी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट O जुड़ा है और C जुड़ा है, तो फिर हमेशा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड करैक्टर आने की वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब भाई HI आ रहा है, हीट भी हो रहा है, यहाँ तुम्हें ईथर लिंकेज दी हुई है, अब तुमको ईथर का बॉन्ड ब्रेक करके आयोडाइड को इंट्रोड्यूस करना है। तो अब जरा देखो, बताना, ये जो कार्बन है ये CH कार्बन है, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज एक तो मेथाइल ग्रुप से स्टेबलाइज हो रहा है, ऊपर से फेनाइल ग्रुप में रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। तो इस तरीके से इस CH पर I आके जुड़ेगा। तो यहां पर देखो, ये वाले में I यहां जुड़ा, यहां OH जुड़ा हुआ, यहां I जुड़ा हुआ, यहां OH जुड़ा हुआ, तो ये दोनों पहले लिस्ट से बाहर कर दो, इस तरीके से देखा करो। अब यहां पर ये दो I वाले लिंकेज हमने सेट कर लिए हैं, और इधर मतलब ये R है, CH3 है, मान लो ये CH3 है, तो इससे CH3OH मिल जाएगा और ये यहाँ पे I जुड़ जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग से O जुड़ा है, जैसे यहाँ बेंजीन रिंग से O जुड़ा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा, इसलिए यहाँ से तो बॉन्ड तोड़ने की सोचना भी नहीं। तो हम लोग अब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करेंगे? यहाँ से। तो ओवरऑल मैं इस तरफ रिएक्शन दिखा ले रहा हूँ, इसकी ऐसे बना ले रहा हूँ, और देखो क्या बनने वाला। HI से रिएक्शन करा दी, HI से रिएक्शन करा दी, तो हम लोग ने जो हमारी रिंग थी वो रिंग की रिंग रही, जो ये C था इस पे एक CH3 जुड़ा रहा, ये ऊपर वाला, और यहाँ पर I लग गया CH के साथ, और इसमें क्योंकि रिंग पर वो जुड़ा था तो यहाँ पर ये हमारा जब बॉन्ड टूटा तो O पे माइनस, इस पे प्लस आया, तो O माइनस मतलब H आ जाएगा, तो यहाँ H आ गया। और मुझे क्या क्या मिला साथ में? इस CH3O से CH3OH मिला, और इस C2H5I मिला साथ में, C2H5I मिला। अब ये स्ट्रक्चर मेरा कौन सा स्ट्रक्चर है? थर्ड वाला, तो 53 का मैं थर्ड ऑप्शन सही करूंगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं, पेपर थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा है और लेकिन समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर करिएगा और कुछ अच्छे कमेंट दीजिएगा। अब फॉर 1
मोलल एक्वस सोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए भाई साहब, आपको इसमें बहुत सावधान रहना है। अगर आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है, यानी कि डेल्टा TF, तो वो प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी इनटू वांट ऑफ फैक्टर I के। लेकिन अगर आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछता, ये आप अच्छी बार कई तरह हम लोग के कई FST में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए होंगे, आपने देखे होंगे, आपसे चूक गया तो अभी देख लीजिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर हमसे पूछता है तो वो मोलैलिटी इनटू I का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्योंकि मुझसे यहाँ पर कंपेयर करा रहा फ्रीजिंग पॉइंट और मुझसे कह रहा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए I वैल्यू हमारा लीस्ट होना चाहिए, बिकॉज मोलैलिटी सबकी सेम कह दी 1 मोलल, तो I वैल्यू यानी कि वांट ऑफ फैक्टर मेरा लीस्ट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन लीस्ट I देन maximum freezing point, least I then maximum freezing point for same molality, for same molal solution। अब मुझे यहाँ पर I निकालना होगा। आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये I निकालने का तरीका वर्नर थ्योरी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, यहाँ से जब इसको आप ब्रेक करोगे पानी के अंदर, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें एक ये बड़े वाला आयन बन जाएगा और 2 Cl माइनस बन जाएंगे, तो इसका I बच्चा 3 होगा। और जब इसको आयनाइज करोगे तो एक ये बड़े वाला ब्रैकेट बन जाएगा कैटायन और एक Cl माइनस मिल जाएगा, इस पे +2 आ जाएगा। तो अभी इसमें देखो 2 आयन बने, तो इसका I 2 हो जाएगा। इसको देखो, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन है Cl से, तो इसका I = 1 होगा, 0 नहीं होगा। ये 0 आयन बना रहा है बट I इसका 1 होगा। इसको देखिए, इसमें बाहर 3 Cl हैं, तो इसको जब आप आयनाइज करोगे तो आयनाइज करने पर इसको आयनाइज करिए तो ये ऐसे बन जाएगा COH2O होल 6 3 + 3 Cl-। 3 क्लोराइड, एक सारे आयन गिनने होते हैं, केवल क्लोराइड नहीं गिनने होते। कुछ लोग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट वगैरह दिमाग में चलाते हैं और उससे केवल क्लोराइड गिन लेते हैं। तो अब हालांकि अगर तुम क्लोराइड से गिनोगे तो भी आ जाए, क्योंकि सब में कंपैरेटिव टू एक कॉम्प्लेक्स आयन है तो वो बाहर हो जाएगा। तो वैसे भी देख सकते हो शॉर्टकट मारने के लिए, लेकिन सही तरीका ये है। तो यहाँ पे I = 4 है। तो अब लीस्ट मुझसे पूछा कि हाईएस्ट पूछा, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मुझे लीस्ट I यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगर मुझसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो बच्चों क्या आंसर होना चाहिए था? तो क्या आंसर होना चाहिए था? अगर मुझसे लीस्ट या लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछता, आप पहचान गए, तब ऑप्शन 4 होना चाहिए था। तो चलिए बच्चा पार्टी, हम लोग आगे चलते हैं। आप इंजॉय कर रहे होंगे डिस्कशन को, उम्मीद है सीखने को मिल रहा होगा आपको। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द SN1 मैकेनिज्म। तो बच्चों आप लोग जानते हैं SN1 मैकेनिज्म की जो रेट होती है वो प्राइमरी 1 डिग्री से ज़्यादा होती है, सेकेंडरी 2 डिग्री में, और इससे ज़्यादा होती है टर्शरी 3 डिग्री में और बेंजिल में या फिर और एलिल में कार्बोकैटायन अगर बन रहा है। तो एलिल कार्बोकैटायन है तो आपका SN1 से चलेगा। ये हमारा रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म है। रेट ऑफ SN1। अब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डिग्री ढूंढनी है। तो देखिए ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और अरे तो ये तो बेंजिल मिल गया इसमें,
ये है बेंजिल, ये बेंजिल है। ये अच्छा, अब इसमें कुछ लोग इस बात के लिए वो हो सकते हैं परेशान कि सर ये COCH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये यहाँ पे प्लस बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी। नहीं नहीं, ये सब इस पे लगे ग्रुप की चिंता नहीं करनी। अभी आपको अगर बेंजिल मिल गया तो SN1 को प्रमोट करेगा। हाँ, अब अगर 2-3 बेंजिल है, एक में लगा हुआ है ये आपका एसिटो ग्रुप लगा हुआ है CH3CO जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और एक में OCH3 लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो +R लगा रहा, तो +R वाले की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू -R वाले की। तो अब तो बहुत डिसाइड हो गया, सेकंड वाले में 1 डिग्री प्राइमरी है तो सबसे कम, उससे ज़्यादा फर्स्ट में क्योंकि सेकेंडरी है, और सेकेंडरी ज़्यादा या तो टर्शरी होता या बेंजिल होता, तो इसमें बेंजिल है, तो सेकंड से ज़्यादा फर्स्ट, फर्स्ट से ज़्यादा थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। 55 का हम लोग करने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 56। रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, प्लैंक कांस्टेंट दिया है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया, ये सब बातें में पता है, जबरदस्ती दे दी, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था, ऊपर से परमिटिविटी भी दे दी, और वैक्यूम की दे दी। देखो अगर वैक्यूम में ना होता, ग्लास मीडियम होता या कोई और होता, तो हम लोग वाटर में अगर मेजर कर रहे होते तो परमिटिविटी का इफेक्ट पड़ता, लेकिन हम लोग को अगर वैक्यूम दे रहा है तो वैक्यूम में परमिटिविटी का कोई फर्क नहीं। हमने एक जनरल फॉर्मूला याद किया हुआ है, और वो है रेडियस इक्वल टू 0.529 इंटू n² ये फॉर्मूला आपको याद होगा, और ये रेडियस हमारी एंगस्ट्रॉम में आएगी। ये 0.529 एंगस्ट्रॉम है। वैसे तो बेसिक फॉर्मूला असल में ये था, बेसिक फॉर्मूला तो वैसे ये था, R इक्वल टू, इसको हम लोग R0 कहते थे, R0 n²/z। अब ये R0 क्या, ये हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल की रेडियस है 0.529, इसको हम लोग लिमिटिंग एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। तो लिमिटिंग एटॉमिक रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर याद है तो बहुत आसान है, इन सब चक्रों में पढ़ना नहीं है। अब मुझे यहाँ पर ये नहीं बताया गया है, अच्छा बताया गया हाइड्रोजन एटम, मैंने सोचा कि शायद हीलियम है या क्या है, हाइड्रोजन बता दिया गया। तो हाइड्रोजन के लिए Z आपको पता है 1 है, तो 1 रख लिया आपने, और 0.529, तो भाई n क्या है, कौन सी ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, तो 2 की पावर 2, n बराबर 2 दिया हुआ, n बराबर 2 दिया, 4, तो 0.529 का 4 से कर लो, तो 0.529 0.53 कर लें, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20, 2.12 के आसपास आने लगेगा, 2.12 फोर्थ, चेक कर लेना। 57 नंबर पे चलते हैं। pKa ऑफ वीक एसिड एंड pKb ऑफ वीक बेस गिवन 3.2 3.4। अच्छा, तो देखो भाई pKa हमारा कम है pKb से, यानी Ka ज़्यादा होगा Kb से, यानी कि एसिड स्ट्रांग होगा बेस से, एसिड स्ट्रांग होगा बेस से, ये पहले बता दिया। अब pH ऑफ सॉल्ट AB पूछ रहा है, तो जब हमें मालूम है कि ये जो सॉल्ट है ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। अब दो रास्ते हैं, या तो तुम्हें यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी तो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला पता हो तुम उससे निकालो, लेकिन इसका ट्रिक होता है, अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है और उसका पानी में आप मिला रहे हो, आपको pH चाहिए, तो ऐसे में देख लो अगर एसिड स्ट्रांग है तो pH 7 से कम आएगा, बिकॉज एसिड स्ट्रांग है तो बेस को न्यूट्रलाइज करके थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर बचेगा, तो pH 7 से कम आएगा, दैट मीन्स 6.8 6.9, ऑप्शन में एक ही कोई ऐसा ऑप्शन होगा। अभी मान लो ऑप्शन में दिया pH 2 या 3 और 6.8 और 7.5 और 12, ऐसे ऑप्शन दिए, तो तुम 6.8 करके सेफली निकल आओ।
अगर एसिड स्ट्रांग है तो, और अगर बेस स्ट्रांग है, जैसे कि अगर यहाँ पर ये उल्टा होता, पी के बी कम होता तो के बी ज़्यादा होता, तो बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती, तो 7.1 7.2 ऑप्शन में देख के ट्रिक से मार सकते हो। तो इस तरह से मुझे तो लग रहा है यहाँ पर देखो 7.2 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 1 तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो सेकंड होना चाहिए, तो ऑप्शन सेकंड लगा लो डायरेक्ट। नहीं आप कहोगे नहीं सर मुझे तो सॉल्व करने का शौक है, मैं पूरा खेलता हूँ, तो चलो फिर भैया सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, हाफ पी के बी प्लस पी के ए माइनस पी के बी, ये फॉर्मूला है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये P के बीच 14 होता है तो 2 से डिवाइड कर लो तो 7 आ जाएगा, हाफ पी के ए माइनस पी के बी। कुछ जगह पे ये फॉर्मूला बच्चों को याद होता है, जो तुम्हें याद है वो लगा लो। 7 प्लस हाफ पी के ए का वैल्यू दिया हुआ है, पी के ए कितना है 3.2, पी के बी कितना है 3.4, ये आ जाएगा 7 माइनस, और 3.2 से 2 डिवाइड हुआ 0.1 यानी कि 6.9। तो सब की सहमति से सेकंड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, 3 मेथाइल पेंटूइन, ठीक है 3 मेथाइल पेंटूइन, पहले 5 कार्बन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। क्या बोल रहा है 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल लगा दिया सर जैसा आपने कहा, और 2 पे ईन है तो 2 पे ईन लगा दिया, ये मेरा कंपाउंड बन गया। बाकी चाहो तो H भर लो, CH3 CH2 CH2 CH3। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? इसकी रिएक्शन सर हम लोग कराने जा रहे हैं किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं? HBr से, और वो भी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। H2O2 ले लिया, मान लो बेंजोइल पर ऑक्साइड भी ले सकते थे, H2O2 ले लिया, इसे पर ऑक्साइड की स्पेलिंग ना लिखनी पड़े। तो जब पर ऑक्साइड आ गया तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, यानी उस कार्बन पे ब्रोमो जाएगा जिस पे ज़्यादा H है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। तो मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा CH3, ये CH3 एज इट इज आ गया, CH2, ठीक है सर, C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर CH2 हमने लिख दिया CH है, CH और ब्रोमो CH3। अब अगर तुम यहां पर देखो, ये कायरल कार्बन है HCH3Br और ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप, ये भी देखो कायरल कार्बन है H एथाइल मेथाइल और ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप, और इसमें कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ध्यान रखना, अगर 2 कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो 3 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, एक डेक्स्ट्रो, एक लेवो और एक रेसिमिक, और एक सॉरी मीजो, रेसिमिक नहीं मीजो। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो 4 पॉसिबल बनेंगे। 4 पॉसिबल कैसे? ये दोनों RR हो सकते हैं, यानी डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो हो सकते हैं, फिर ये दोनों SS हो सकते हैं, लेबो लेबो हो सकते हैं। मान लो ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है कायरल, ये R है, रेक्टस है, और ये सिनिस्टर है, RS हो सकते हैं, और ये वाला S हो सकता है, और ये वाला R हो सकता है। इसकी फिगर बना के भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखा सकता हूँ, समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए ऐसे से ही मैं काम चलाऊंगा। इसके 4 स्टीरियो आइसोमर्स पूछे गए हैं, 4 स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि कई बच्चे कह सकते हैं कि सर इसको यहाँ ब्रोमो को यहाँ की जगह यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ 2 ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो, तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और बन जाएगा। लेकिन हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना नहीं है, हमें तो भैया स्टीरियो आइसोमर बनाना है,
और ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा नहीं, ऑप्टिकल शो करेगा। स्टीरियो ना लिखता, ऑप्टिकल लिखता तो भी काम चल सकता था। तो ये हमारा, इसमें कुछ होंगे एक दूसरे के एन एंशियोमर्स, जैसे आर आर का एस एस एन एंशियोमर्स होगा, आर आर का आर एस डायस्टीरियोमर्स होगा, एस आर का एस एस डायस्टीरियोमर्स होगा, कुछ होंगे डायस्टीरियोमर्स और कुछ होंगे एन एंशियोमर्स। 59th, दो रिएक्शन चल रही हैं R1 एंड R2। चलिए जो जो दिया वो लिखते जाते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। R1 R2, हमारे यहाँ बैच भी R1 R2 है, तो हमारे अगर R1 R2 के बच्चे देख रहे हो तो उनको मेरा नमस्कार। R1 R2, टू रिएक्शन R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कौन होता है सर? A होता है। अब A मान लो Y है तो इसका भी A Y है, आइडेंटिकल मतलब अब सेम समझ लो। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1, अच्छा इसकी एक्टिवेशन एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय 10 kJ। अच्छा भाई, अगर मान लो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को E2 माने और ये X मान ले, अननोन वैल्यू को X मानते हैं, तो ये जो E1 है सर ये 10 + X है, X + 10 कर लो। अब पता नहीं X की वैल्यू अगर ज़्यादा है 10 से तो X + 10 कर लिया। और क्या डाटा दिया? K1 K2 रेट कांस्टेंट, चलो भाई समझ गए। फॉर रिएक्शन R1 R2 एट 300 K देन ln K2/K1 निकालना है। तो ln K2/K1 निकालना है, तो चलो भाई पहले हम लोग लिख लेते हैं K1 की इक्वेशन। तो K1 की इक्वेशन आएगी A, वैसे तो भाई हमें जनरल इक्वेशन तो ये पता ही है, यहाँ पर जनरल लिख दे रहा हूँ। हमें इस इक्वेशन में काम करना, Ka e⁻ अपॉन RT, इस इक्वेशन पे हमें काम करना। और इस पे बेस्ड हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, दो इक्वेशन बनाएंगे। फिर उनसे हम ए को चाहे तो डिवाइड करके कट कर दें या ए के टर्म्स में रिएक्शन को लिख के इक्वल कर दें, जो आपको ठीक लगे मेथड, आप उससे जाइएगा। तो K1 के लिए हमने A की जगह पे Y लिया और E की जगह पे माइनस, हमारा E A यहाँ पे क्या है? X + 10 है, X + 10 ले लिया, अपॉन RT अभी एज इट इज ले लिया। इसके लिए भी इक्वेशन बनाई K और K2 Y, और फिर हम लोग ने क्या किया कि Y के बाद E, और इसकी E2 कितनी है? X है, तो -X अपॉन RT। अब मुझे देखो Y काटना है, जैसे मैंने बताया ना, आप इसको Y बराबर K1 अपॉन E-X + 10 अपॉन RT लिख लो, Y बराबर K2 अपॉन E-X अपॉन RT लिख लो और दोनों को बराबर कर दो क्योंकि Y सेम है, या इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में डिवाइड कर दो। अगर मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, अब सब लोग अलग अलग ढंग से यूज़ करते हैं मैथमेटिकल अपना एनालिसिस, तो दोनों से ही आ जाएगा आंसर। तो मुझे क्योंकि K2/K1 चाहिए तो ज़्यादा सही है कि मैं ऐसे लिख लूँ K2/K1, और K2 का वैल्यू क्या लिखा? Y⁻e⁻x अपॉन RT, Y⁻x + 10 अपॉन RT। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि Y से Y कैंसिल हो गया, और इसको मैंने इजी फॉर्मेट में लिखा, e⁻x अपॉन RT तो एज इट इज रहने दी, और इस फंक्शन को ऊपर ले गया तो e+x + 10 अपॉन RT आ गया। अब इस फंक्शन को हमने कॉमन किया तो e = -x, ये RT हमने LCM ले लिया तो -x + x + 10 अपॉन RT आ गया। अब x को कैंसिल कर दो, x का काम खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा? ln ले लूँगा, तो मैंने इक्वेशन में ln ले लिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ln K2/K1 ln, देख लो मैं अगर आगे आ गया और नहीं दिख पा रहा, मैं 2 मिनट के लिए हट गया हूँ, पूरा सीक्वेंस देख लो,
ये यहाँ से मैंने इक्वेशन ये बना ली है। अब यहाँ से इक्वेशन बनाने के बाद मैं सीधा यहाँ चला गया हूँ। ln और e की पावर 10/RT आ जाएगा। अब 10/RT को इधर ले आओ, जगह कम है तो हम यहीं पे कर ही दे रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे कर ले रहे हैं। 10/RT ln e इक्वल टू 1 होता है, सब बच्चे जानते हैं। तो मुझे मिल गया ln k2/k1 इक्वल टू 10 अपॉन r की वैल्यू 8.314 इंटू 10 टू दी पावर -3, t की वैल्यू 300। अब करो सॉल्व इसको, तो सॉल्व कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 300 0.004 आ रहा। अच्छा 10 to -3 भी ऊपर जाएगा तो 10 to the power +3 यानी 1000 और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 1000 मल्टीप्लाई कर दो भाई, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 4.009। तो ये सॉल्व करके दूसरी कलम से लिख दे रहा हूँ, 4.009 आ रहा। तो आंसर मेरा 4th माना जाएगा, 4th आंसर। देख लीजिएगा आराम से, कोई लेंदी नहीं है, बस समझ की बात है, निकल आएगा जल्दी। हाँ लास्ट में कैलकुलेशन हो सकता है लेंदी लगाओ, मैंने तो कैलकुलेटर्स कर दिया। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड है, एक लॉन्ग कट मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड में आप यहाँ पर ऐसा डेल्टा H इस रिएक्शन का निकालना चाह रहे हैं। तो इधर देखो कार्बन का क्या हो रहा, कंबस्शन। तो ये कार्बन का 1 मोल के कंबस्शन की जो हीट है, ये हीट ऑफ कंबस्शन है। हाइड्रोजन की भी 1 मोल की हीट ऑफ कंबस्शन है। यहाँ पे CO2 वाटर से CH4O2 बन रहा। अगर इस रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो CH4 का 1 मोल ऑक्सीडाइज या हीट ऑफ कंबस्शन होगा। तो अगर इसका मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन लिखना चाहते हो तो बस भैया -890.3 हो जाएगा। इस रिएक्शन को पलट लो और 3 की हीट ऑफ कंबस्शन दी है, तो हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं, टोटल हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये तुम्हें ऐसे देख के इतना आइडिया लगाना पड़ेगा कि उसने पका पकाया तुम्हें नहीं दिया कि हीट ऑफ कंबस्शन ये हाइड्रोजन की ये है, ग्रेफाइट की ये है, मीथेन की ये है, भैया सब हीट ऑफ कंबस्शन दे दिया। अब रिएक्शन में डाटा रखो, कैलकुलेट करके फटाफट निकाल लो, वो नहीं दिया उसने, रिएक्शन बना के दी। तो हम लोग यहाँ पे हीट ऑफ कंबस्शन, देखो मैं लिखता जा रहा हूँ, आप बताते जाइएगा, मतलब मन में बताते जाइएगा, नहीं सुन पाऊंगा मैं, अभी रिकॉर्डिंग है। तो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट में सबसे पहले कार्बन या ग्रेफाइट आ रहा, तो ग्रेफाइट का डाटा मैं पुटअप करूंगा, -393.5, क्योंकि मुझे यहां पर 1 ही मोल ग्रेफाइट चाहिए था तो मैंने 1 मोल की हीट ऑफ कंबस्शन रखी, प्लस हाइड्रोजन के 2 मोल हैं तो 2 इंटू माइनस हाइड्रोजन की हीट ऑफ कंबस्शन कितनी दी गई, -285.8। ये तो ऐड हो गया, माइनस अब मीथेन की मुझे सब्सट्रैक्ट करनी है हीट ऑफ कंबस्शन। तो देखो इस रिएक्शन में CO2 से मीथेन बनने में प्लस था, तो मीथेन से CO2 वाटर बनना, मतलब मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन में माइनस था, तो -890.3। अब भाई साहब हम इसका जोड़ घटा के वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जोड़ घटा के वैल्यू मैंने निकाला, 2 को पहले मल्टीप्लाई किया 285.8 से, और इसमें ऐड कर दे रहा हूँ 393.5। कैसा रहेगा, 393.5 ऐड कर दिया, 965.1 आया माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इस माइनस में उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस कर देते हैं 8,
9 दब गया था, 890.3 हो जाता कभी कभी हम लोग से भी। 74.8 आ रहा है भाई साहब माइनस का, तो -74.8 देख लो कोई ऑप्शन दिया क्या? 74 प्लस का नहीं, माइनस का हाँ, प्लस का नहीं, तो तीसरा ऑप्शन सही हो रहा। अब कोई बच्चे कभी कभी ये कह देते हैं कि सर हम लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब हम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट रखें, कब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रखें। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो अभी समझ लो कि जब हीट ऑफ कंबस्शन का वैल्यू दिया हो और तुम्हें हीट ऑफ कंबस्शन का वैल्यू रखना हो, निकालना कोई भी डेल्टा एच हो, लेकिन हीट ऑफ कंबस्शन का रखना हो, तो हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी दिया हो, तुम्हें उसमें वैल्यू पुटअप करना है और निकालना कोई भी डेल्टा एच हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हो वैल्यू, वो आप रखेंगे यहाँ पर और डेल्टा एच निकालेंगे, तो पहले प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन और फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। और अगर नहीं समझ में आ रहा, आपको अभी भी लग रहा है कि कंफ्यूजन में आ जाओगे, तो आप ऐसे कर लो, हैश लॉ से चले जाओ। ये बनाओ इक्वेशन नंबर 1, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 2। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन ये हमेशा सही रिजल्ट देता है। ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ घटा के ये वाली इक्वेशन निकालेंगे। क्योंकि देखो कार्बन ग्रेफाइट मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए रिएक्टेंट साइड पे, और यहाँ कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस रिएक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा यानी प्लस करूंगा। फिर हाइड्रोजन मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को भी एज इट इज रखूंगा, प्लस करूंगा। बट यहाँ मुझे एक H2 की एनर्जी दी गई है, मुझे 2 मोल H2 की एनर्जी चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। अब इक्वेशन नंबर 3 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे CH4 राइट साइड चाहिए थी और यहाँ पर CH4 मेरा राइट साइड ही है, तो बहुत अच्छा हुआ और मैं इक्वेशन नंबर 3 को भी प्लस कर लूँगा, यानी कि सबको ऐड कर दूंगा तो सीधा सीधा रिजल्ट मेरा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब डेल्टा एच जो मुझे निकालना है, ये वाला डेल्टा एच, ये वाला डेल्टा एच, ये मैं ऐसे लिख दूंगा डेल्टा H1 का वैल्यू प्लस डेल्टा H2 का वैल्यू इंटू 2 प्लस डेल्टा H3 का वैल्यू। दोनों मेथड आपको दे दे रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे उसी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी समय है और नीट तक का आप प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाएंगे। और डेल्टा H1 ले आओ वैल्यू -393.5। हालांकि ये मैंने नीचे लिखा है, इसी से देख सकते हो, लेकिन फिर भी नए लोगों के लिए मैं लिख दे रहा हूं। ये -285.8 इंटू 2 प्लस 890.3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, प्लस वाला सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, देखना -74.8 फिर से आ जाएगा। मेरा पूरा प्रयास है आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपका गलत ना हो और आप सही कर ले। समय थोड़ा ज़्यादा जरूर लग जाएगा और जिन लोग को आता है वो बढ़ा के या 1.5, 1.25, 2 पे स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो मैं आराम से कर रहा हूँ जिससे किसी भी कमज़ोर बच्चे का क्वेश्चन ना रह जाए। जो हमारे होशियार बच्चे हैं, वैसे तो आप सभी लोग होशियार हैं, तो वो स्पीड बढ़ा के जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसको देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं। पहले हम लोग लाइव जाते थे, उसमें हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन करते थे, तो जो बच्चों को आता होता था उनका टाइम वेस्ट जाता था। इसीलिए हमारे डॉक्टर SP सिंह सर ने कहा कि नहीं, बच्चों ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और हम लोग ने ये वीडियो सोल्यूशन देना शुरू किया। उम्मीद है ये बात आपको पसंद आई होगी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है ये मुझे देखना है। तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर डालूंगा, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा वो मेरा रेडॉक्स रिएक्शन होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा वो मेरा नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगा, वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, -1 है, 0 है,
अरे 0 नहीं, O2 के साथ F2 भी है, तो O2 F2 में F की हमेशा -1 होगी, तो 2 इंटू -1, -2 उधर गया, +2, तो यहाँ पे आ गया +1, और यहाँ पर Xc की +6 हो गई। लो भैया चेंज हो गई ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, इसे 0 हो गई, ये रिडक्शन हो गया। तो ये तो हमारी रिडॉक्स हो गई। आज एग्जामिनर बड़ा मेहरबान है, पहला ऑप्शन मेरा सही करा दिया, मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मेरा सेकंड निकल आया, थर्ड निकल आया, तो देख लेते हैं भाई। यहाँ पर Xc की ऑक्सीडेशन पर +2 है, क्योंकि F की -1 है, तो जब सॉल्व करोगे तो +2 आएगी। F की -1 है तो P की +5 आएगी। यहाँ पर Xc की जब सॉल्व करोगे तो फिर से यहाँ पर +2 आएगी, क्योंकि ये XCF प्लस है, ये -1 उधर जाएगा, +1 प्लस चार्ज पहले से था, +2 हो गई, कोई चेंज नहीं आया। F की -1, P की +5, -1, कोई चेंज नहीं आया, नॉन रिडॉक्स। और ऐसे ही आप बाकी भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, दोनों में नॉन रिडॉक्स आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाय 0.45। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ गया। फॉर्मूला याद करो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF इक्वल टू 1000 वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको छोटे w से दिखाया है, इंटू KF अपॉन कैपिटल W यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट था, इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इंटू इसको ना भूल जाना बॉन्ड ऑफ फैक्टर I को। अब हम लोग डेटा पुटअप करते हैं एक एक करके देख के। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाय 0.45, तो यहाँ पे लिखा 0.45, 1000 लिखा, इंटू 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आई थिंक की होगा सॉल्यूट, किसमें घोल है, बेंजीन में, हाँ बेंजीन सॉल्वेंट। तो 0.2 KF कितना बेंजीन का दिया, 5.12 इंटू I मुझे पता नहीं है, कैपिटल W कितने ग्राम है, 20 ग्राम है, और मोलर मास एसिटिक एसिड का 60 होता, निकाल लेना, आप सब लोग निकाल लोगे। अब मुझे यहाँ पे I सॉल्व करके निकालना, तो पहले तो I सॉल्व करके निकालें। 0.45 आप लोग भी निकालिए, देखिए जल्दी देखें किसका आता है। 0.45 इंटू 20 इंटू जल्दी 60 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 5.12, 0.5273 आ गया। I इक्वल टू 0.5273 आ गया। अब मुझे ये कह रहा है कि जब हम लोग एसिटिक एसिड को, तो आप जानते ही बेंजीन में डालेंगे डायमराइज हो जाएगा, तो डायमराइज हो जाएगा, तो मुझे परसेंटेज एसोसिएशन, पहले मुझे डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी पड़ेगी, फिर परसेंटेज एसोसिएशन। तो जब हम लोग ने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दूसरा पेन लेते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, I इक्वल टू 1 माइनस, देखो अगर डिसोसिएशन हो रहा होता तो 1 प्लस आता, एसोसिएशन हो रहा है तो 1 माइनस n-1 बाय n इंटू अल्फा, जहाँ अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, n नंबर ऑफ डाइमर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन पॉलीमराइजेशन। तो I मुझे मिल गया है 0.5273, 1 माइनस n कितना होगा, क्योंकि डायमराइज हो रहा है, कहीं लिखा है ऐसे तो डाइमर, हाँ वैसे तो अगर ना भी लिखा होता तो हम समझ जाते, डायमराइज। तो 2 माइनस 1 अपॉन 2, अल्फा मुझे निकालना है जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। अब ये 1/2 अल्फा इधर ले आए और इसको उधर ले गए, तो 1 माइनस 0.5273, तो अल्फा इक्वल टू 2 इंटू, इसको सब्सट्रैक्ट करो जल्दी से, क्या आएगा,
मेरा तो 0.5273 बना रखा ना, बस -1 कर दे रहा हूँ जल्दी से। 0.4726, 0.4726। अब इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ जल्दी से, इंटू 2, 0.945 आंसर आना चाहिए, 0.945। चलिए चेक करते हैं। अभी तो ये आया है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मुझे तो परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज इक्वल टू होगा अल्फा इंटू 100, 0.945 इंटू 100, 94.5%। 94.5, अरे 5 के आगे क्या था यार, तभी तो 6 हो जाएगा, 5 के आगे 3 है, तो 94.5 की जगह पे 94.6 तो नहीं आ रहा, लेकिन और कोई भी नहीं आ रहा, तो चलो भाई 4th मान ले रहे हैं, 4th आ गया। क्वेश्चन नंबर 63, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ COCl3.6H2O, कैसे करेंगे? देखो COCl3.6H2O के आप निकालो सबसे पहले कितने मोल आपने लिए हैं। मोल इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलैरिटी कितना गिवन है 0.1, वॉल्यूम कितना है 100, ml दिया है तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 0.01 मोल। इसके जो ये कॉम्प्लेक्स है COCl3.6H2, इसके 0.01 मोल लिए गए, और जब 0.01 मोल लिए गए और सिल्वर नाइट्रेट से इसकी रिएक्शन कराई गई, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दो, तो जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराई गई तो इसमें जो आयंस थे, आयंस, उन्होंने प्रेसिपिटेट बनाया। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन सा आयन प्रेसिपिटेट बनाता है? Cl-, Cl-, और ये प्रेसिपिटेट बना रहा, तो अब Cl- जितना आपका जितने आयंस होंगे उतने ही मोल प्रेसिपिटेट बनेगा। जितने मोल आयंस या जितने मोल क्लोराइड होंगे, अगर 1 मोल क्लोराइड है तो 1 मोल AgCl बनेगा, अगर 2 मोल क्लोराइड है तो 2 मोल AgCl बनेगा। तो हम लोग पहले आयंस का नंबर निकाल लें, तो आयंस का मोल बराबर हो जाएगा N/Na। तो N/Na में हमारे पास कितना आ गया है, कितना आ गया N/Na में? N दिया है 1.2 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, 10⁻23। इजी है वैसे, 2 पॉइंट समथिंग 0.02 के आसपास आना चाहिए, करके देख लेता हूँ। 1.2 डिवाइडेड बाय 6.023, तो ये 2 आ रहा, 0.2, और ये ऊपर जाएगा तो ये 0.02 आ गया, 0.02 मोल। यानी ये तय हो गया कि इतने आयन प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, तो ये तय हो गया कि हमारा 0.01 मोल से 0.02 मोल क्लोराइड बनते हैं, यानी 1 मोल से 2 मोल क्लोराइड बनेंगे। तो यहाँ पर देखो बाहर क्लोराइड 1 है, तो यहाँ 0.01 मोल है, तो यहाँ 0.01 मोल क्लोराइड बनेंगे, जो प्रेसिपिटेशन दिखा रहा। यहाँ पर क्लोराइड है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 Cl बाहर है, तो इसके 0.01 मोल Cl देंगे। मुझे कितना चाहिए? 0.02 मोल Cl- जो प्रेसिपिटेट हुए हैं, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट केवल क्लोराइड को ही प्रेसिपिटेट करेगा। ये भी नहीं होगा। अब इसमें 3 Cl आ गए, तो इसमें तो 0.03 मोल Cl- मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 2 Cl आ गए, ये 0.02 मोल दे देगा, यानी इसका 1 मोल 2 मोल क्लोरीन देगा, 0.01 मोल 0.02 मोल क्लोराइड देगा। सो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं।
1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट ले लिया। ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl से ट्रीट किया। रिएक्शन करा दीजिए, पहले रिएक्शन करा दीजिए। तो मुझे यहाँ पे M और Cl से MCl मिल जाएगा, क्योंकि देखो M2CO3 है तो कार्बोनेट के नीचे 1 है तो ये +1 है, Cl पे भी -1 होता है तो MCl मिलेगा, और साथ में H2O मिलेगा और साथ में CO2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2 H हैं इसलिए यहाँ 2 कर लो। तो 2 H का एक हो, एक CO2 और ये 2 MCl हो गया, 2 MCl। देखो रिएक्शन बैलेंस है, M2CO3 की HCl रिएक्शन कराई, 2 MCl हो गया और H2O हो गया, CO2 बन गया। यानी कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल CO2 निकालेगा। मुझे क्या कह रहा है 1 ग्राम, तो अच्छा 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट 0.1186 मोल ऑफ CO2 निकालता है। तो बहुत सिंपल हो गया, 1 मोल CO2 रिलीज बाय 1 मोल M2CO3, सो 0.01186 मोल CO2 released by 0.01186 मोल ऑफ M2CO3। तो M2CO3 के मोल पता चल गए आपको, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मोल। वेट आपको दिया गया है, वेट आपको दिया गया है कितना 1 ग्राम्स। मोल आपने यहां से निकाल लिया 0.01186। सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.01186 कितना 84 और के आसपास आएगा। कितना सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम, कोई मैच तो नहीं कर रहा। M2CO3 फर्स्ट ए ग्रुप का है तो 118 तो होना नहीं चाहिए, चलो करके देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 0.01186 84.3, चलो बिल्कुल मिल गया, बहुत बढ़िया 84.3। सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कंपेयर करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कंपेयर करते हो, ये प्रोपोर्शनल होता है E0 रिडक्शन के, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखिए क्लोरीन Cl2 से -1 में रिड्यूस हो रहा है तो +1.36 आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। क्रोमियम 3+ से तो ये माइनस में आ रहा है, तो ये नहीं अच्छा, बेटर होगा। Cl2O72- ये Cr2 होगा, Cr2O72-, इसका भी +1.33 आ रहा है, बहुत अच्छा है। MnO4 +7 से +2 में रिड्यूस हो रहा है, 1.51 सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो पावर की अगर हम बात करें तो पावर में सबसे कम है Cr3+ पोटेंशियल में, उससे ज़्यादा है Cr2O72-, उससे ज़्यादा है वोल्टेज में Cl2, उससे ज़्यादा है वोल्टेज में MnO4-। तो ये हमारा E0 रिडक्शन का भी वैल्यू है और ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी वैल्यू है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी वैल्यू है।
तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया मेरा, MnO4 माइनस, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अरे ये तो सबको पता है। जैसे मान लो हमारे पास RCONH2 एक एमाइड है, इसका रिएक्शन हम लोग किससे करने जा रहे हैं, NaOH से, और किससे करने जा रहे हैं, Br2 से। कर दीजिए भाई रिएक्शन, देखिए क्या बनता है। अब सबसे पहले हमें ये RNH2 के साथ आ जाएगा, तो RNH2 मिल जाएगा। फिर हमारा ये जो Na है ये Br के साथ आ जाएगा, NaBr बन जाएगा। फिर हमारा ये जो Na है ये CO के साथ Na2CO3 बना देगा, और साथ में वाटर भी निकल जाएगा। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पर देखो Br 2 हैं, तो यहाँ पर 2NaBr करना पड़ेगा, और 2 Na इधर और 2 Na Na2CO3 में, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा। अब 4 कर लिया तो CO, और यहाँ पे 4 और एक 5 O हैं, यहाँ पर 3, और अगर हम लोग वाटर भी 2 कर दें तो 5 O हो गए। H उधर भी 4 + 2 6 हो गए, इधर भी 4 + 2 6 हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो 4 मोल NaOH और 1 मोल Br2, तो जाके हमारा बन गया फर्स्ट ऑप्शन। 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे भाग के, 67 और 68, बाकी तो हम लोग पहुंच ही गए लास्ट तक। तो 2 क्वेश्चन हम लोग फटाफट देखेंगे आज, बहुत ही आप लोग को बताया मैंने। तो ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको मालूम है कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड अगर 2 से ज़्यादा है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो ये नहीं हो सकते हैं। और बाइडेंटेड MA2 AA2B2 सिस वाला करेगा, ट्रांस वाला नहीं करेगा, थर्ड ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पार्ट का, लास्ट क्वेश्चन देखिए, द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, फिर लिगेंड का नेचर देखना है, और फिर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन लेने। तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट +2 है, यहाँ पर Fe+2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपकी आ रही है +4, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है +2। और वाटर और Cl दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, तो यानी कि पेयरिंग नहीं होगी। तो जब आप कोबाल्ट को लेके जाएंगे, यहाँ पे +2 आ रही बेटा, +2, तो जब हम लोग लेके जाएंगे -4, उधर जाएगा +4 +2, तो कोबाल्ट +2 का आपको कॉन्फ़िगरेशन मालूम है, और ये है हमारा 1s2 से स्टार्ट होगा और 3d5 पे जाके रुकेगा कोबाल्ट +2 में, क्योंकि कोबाल्ट का न्यूट्रल स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2, 2 निकाल दिए, 3d7 7, और ऐसे ही हम लोग ने यहाँ पे Fe के लिए जब निकाला 2+ में, तो लास्ट में 3d6 आएगा। दोनों कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होंगे। ऐसे ही आप सबके निकालेंगे। अब देखिए, मुझे तो तीसरा दिख रहा है, सीधा सीधा मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। क्रोमियम का 2+, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d4, और वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग की नीड नहीं है, 1 2 3 4। और फिर हमारे पास आ गया Fe का 2+ आया, इसमें आ गया 3d6 बेटा। अब आप फिर से इसको रीअरेंज करिए, 1 2 3 4 5 6। इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो इसलिए मेरा जो सही ऑप्शन आ गया वो थर्ड। तो इस तरह से बेटा हमने अपने वाले पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे क्वेश्चन विजय से डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 69। The main oxide form on combustion of lithium, sodium, potassium in excess of air। देखो बेटा,
आप ऊपर से नीचे जाते हो तो बेटा साइज बढ़ता है। तो लिथियम का साइज बेटा सबसे छोटा है, लिथियम का साइज बेटा सबसे छोटा है, तो वो केवल बेटा क्या बनाएगा, ऑक्साइड। सोडियम का साइज थोड़ा बना है तो बेटा वो ऑक्साइड पहले बनाएगा, देन परऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम और बड़ा है तो क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड। तो लिथियम बेटा ऑक्साइड, सोडियम बेटा ऑक्साइड परऑक्साइड दोनों बनाएगा, तो परऑक्साइड एक्सेस ऑफ एयर है, तो ये सुपर ऑक्साइड। तो लिथियम बेटा बनाएगा लिथियम ऑक्साइड, सोडियम बनाएगा बेटा सोडियम परऑक्साइड, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो 69 का आंसर बेटा फर्स्ट। 70 देखिए, एक बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। इन्होंने कहा बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं चारों का 1-1 लेके। देखो बेटा इसका Kc कितना है, 100 है। 100 बेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही। Kc ग्रेटर देन 1 हो तो फॉरवर्ड, लेस देन 1 हो बैकवर्ड, तो बेटा फॉरवर्ड जा रही। ये T बराबर 0 एट इक्विलिब्रियम। मान लो बेटा इसका x मोल खर्च हुआ तो इसका कितना खर्च होगा, x 1:1। C कितना बनेगा, x 1 पहले से है। D कितना बनेगा, x 1 पहले से है। तो बोलो बेटा Kc यानी 100 किसके बराबर हुआ, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट ले लिया, 10 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हुआ बेटा 10 माइनस 10x इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो ये बेटा कितना आया, 9 अपॉन इक्वल टू 11x। x बराबर बेटा 9 अपॉन 11 0.818 आएगा, ठीक है ना। तो आपसे बेटा D पूछ रहा, D इक्विलिब्रियम पर पहले से कितना था, 1, कितना बना x, 1 प्लस 0.818। आंसर क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमेशा बेटा याद रखो एल्कीन 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, एल्कीन। और एल्कीन 1 बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो देखो ये बेटा प्रोपेन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। देखो यहाँ 1 ब्यूटीन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो यहाँ पर नहीं देगा। 1 ब्यूटीन है, नहीं देगा। कौन देगा बेटा, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। देखिए कैसे, 1 फिनाइल, पहले ब्यूटीन बनाते हैं, वन फिनाइल मतलब यहां पर बेटा C6H5, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 1 2 2 4। अब जरा देखो बेटा, इस कार्बन पर एक तरफ H है, एक तरफ बेटा CH2 C6H5 है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा कौन शो करता है, पहले नंबर 1 एल्कीन। और कौन सी एल्कीन बेटा, जिसमें कार्बन की बाकी दो वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से सेटिस्फाइड हो। तो 71 का आंसर बेटा थर्ड। याद रखो बेटा एल्कीन 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। तो देखो बेटा इस कंपाउंड की रिएक्शन किससे करा रहे, NaNO2HCl। सबको तुरंत याद आ गया होगा बेटा डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन में बेटा D क्या है, N2 प्लस Cl माइनस। फिर देखो इसकी रिएक्शन किससे करा रहे, CuCN KCl। तुरंत आपको याद आ गया होगा सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है ना। तो जब CuCl HCl लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr लेते हैं ब्रोमोबेंजीन, CuCN KCl लेंगे तो साइनोबेंजीन। तो देख लीजिए बेटा कौन सा आंसर है, फर्स्ट। ये आपका CH3 बेटा है, जिट इज बना रहेगा।
72 का फर्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा 73। देखो बहुत कैलकुलेटिव आपको लग रहा है, इसमें कुछ नहीं है। देखो यहां पर आपका क्वेश्चन बेटा केवल यहां पर है, देखो केवल आपका आंसर इस जगह पर है। डेल्टा जी नॉट, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। डेल्टा जी नॉट बेटा क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बेटा क्या हुआ? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन बेटा किधर जाएगी? बैकवर्ड। और बैकवर्ड है तो बेटा Q ग्रेटर देन KC। सिंपल, केवल इसके साइन के ऊपर आंसर है, कोई डाटा की जरूरत नहीं है। अगर यही लिखा होता डेल्टा जी बेटा अगर माइनस होता तब आंसर क्या होता? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में बेटा Q लेस देन KC होता है, सबने रटा होगा। Q लेस देन KC फॉरवर्ड, Q ग्रेटर देन KC बैकवर्ड, Q इक्वल टू KC इक्विलिब्रियम। तो आपका डेल्टा जी नॉट बेटा प्लस है तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। आंसर बेटा रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज Q ग्रेटर देन KC। 73 का 4। 74 देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल टू WA/MB अपॉन MA/WB। ए बेटा सॉल्यूट है, बी बेटा सॉल्वेंट। तो P नॉट देखो बेटा 185 माइनस 183 अपॉन बेटा 185। WA बेटा कितना दिया है? सॉल्यूट 1.2 ग्राम। बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। एसीटोन आपका सॉल्वेंट है, कितना बेटा? 100 ग्राम। 58 इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो यहां से MA बेटा क्या आएगा? MA 1.2 इंटू 58 इंटू 185, ये तीनों बेटा ऊपर चले गए। अपॉन बेटा यहाँ देखो 2 है तो यहाँ 200। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट बेटा 64 आ जाएगा। 74 का 4। 75 देखो, आप बेटा फिनॉल को जिंक के साथ हीट कर रहे हो, सबको याद होगा। OH हटेगा बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। ए बेटा बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेटा क्या बनेगा? बी क्या है? टॉल्वीन। टॉल्वीन की रिएक्शन देखो 2 मोल क्लोरीन से करा रहे हैं तो बेटा 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस होंगे, क्या बनेगा? बेंजल। 3 होता तो बेंजो ट्राइक्लोराइड, 1 Cl2 होता तो बेंजाइल क्लोराइड। तो ये बेटा बेंजल बेंजल बन गया। अब देखो इसकी रिएक्शन बेटा किससे करा रहे? NaOH से। NaOH से कराओगे तो बेटा Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH। फिर बेटा एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, वाटर निकाल दो। वाटर निकालोगे तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। आंसर बेटा इसका 3rd। अगला आइए, फिर देखो डाइजोटाइजेशन है। तो डाइजोटाइजेशन है तो ए बेटा क्या हुआ? N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वाटर के साथ बेटा गर्म कर रहे हो तो बेटा ये क्या बन गया? फिनॉल। और आप सबको मालूम है फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ठीक है। अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 नहीं लिया तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। CH2 लोगे तो बेटा आपका आर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा। तो इन्होंने बेटा क्या पूछा है? बी क्या है? तो बी बेटा आपका फिनॉल है। बी इज फिनॉल। आंसर 4th। नेक्स्ट देखो बेटा देखो आपका बेटा इसका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। देखो इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अल्फा से बेटा हटाओ OH, बीटा से हटाओ, अल्फा से हटाओ बेटा OH, बीटा से हटाओ हाइड्रोजन, ये बेटा आपकी एल्कीन बन गई।
दैट इज योर ए। अब इसकी ओजोनोलिसिस करोगे, शॉर्टकट सबको मालूम होगा, इधर ओ जोड़ दो, इधर ओ जोड़ दो, तो एक तरफ बेटा क्या बन गया, एसीटोन, और एक तरफ बेटा क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। फिर देखिए मैचिंग है, ये कह रहे हैं बेटा एल्कोहल की वेपर को कॉपर पे पास कर रहे हैं, सबको रटा होगा। प्राइमरी एल्कोहल बेटा क्या बनाता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल बेटा कीटोन, रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन टर्सरी एल्कोहल के केस में क्या बनता है, एल्कीन, रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो ए का बेटा थर्ड, बी का बेटा फर्स्ट, सी का बेटा सेकेंड, 78 का फर्स्ट। 79 मैच द फॉलोइंग रिएक्टेंट एंड रिएजेंट गिवन कॉलम 1 विथ प्रोडक्ट गिवन कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बेटा अभी हम लोगों ने किया फिनॉल अगर Zn के साथ हीट करेगा तो बेंजीन बनेगा। फिर देखो बेटा फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्यूनोन बनता है, सबको मालूम होगा, एनसीईआरटी में फिनॉल की लास्ट रिएक्शन है। और देखो CH_Cl3NOH, ये कौन सी रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड लोगे तो सैलिसिलिक एसिड। तो ए का बेटा कौन है, फर्स्ट, बी का बेटा कौन है, थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, आंसर बेटा सेकेंड। देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निगेटिव चाहिए, तो बेटा देखो रिएक्शन क्या होगी, ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। नर्स्ट इक्वेशन बोलो, E रिडक्शन इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 अपॉन n log Q। देखो बेटा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0। अब ये कितना बचा, 0.059, n की वैल्यू 2 log Q। तो बेटा मैथमेटिक्स क्या कहती है, ई रिडक्शन को आपको निगेटिव रखना है, ठीक है बेटा। निगेटिव कब होगा, जब log Q बेटा क्या होगा, पॉजिटिव, यानी Q शुड बी ग्रेटर देन 1। अब देखो Q निकालो चारों में, Q का फॉर्मूला बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। पहले में बेटा Q1, जहां पर Q ग्रेटर देन 1 आंसर आ जाएगा। पहले में देखो Q 1/2 इंटू 2, 1 से कम है बेटा। दूसरे में Q2 1/1 इंटू 1, 1 है बेटा, यहाँ पर ई रिडक्शन 0 हो जाएगा। Q3 PH2 2 ATM 2/1 इंटू 1, 2, यही बेटा आपका आंसर हो गया। और Q4 2/2 इंटू 2, ठीक है, ये भी बेटा ये 1/2 है, ठीक है ना। तो जहां पर Q ग्रेटर देन 1 वहां पर आपका ई रिडक्शन निगेटिव, और यहीं पर बोला होता रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी 0, तो बेटा आपका तब आंसर क्या हो जाता है, सेकेंड, क्योंकि Q बराबर 1 रखते, log 1 0, पूरा 0 हो जाता। इसका आंसर बेटा थर्ड। 81 3 एलिमेंट XYZ है, एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये बेटा बेसिक है, यानी इसमें मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा। ये बेटा एम्फोटेरिक है, और ये बेटा क्या है, एसिडिक। तो आप सबको मालूम है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर बेटा घटता है, एसिडिक कैरेक्टर बेटा बढ़ता है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, Z, फिर Y, फिर बेटा X, ZYX, आंसर सेकेंड।
अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, Fe डबल प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नॉर्म बेटा एलिमेंटल केस में क्या होता है? 3d6 4s2, तो यहाँ बेटा 3d6 हुआ, ठीक। और इसका बेटा आप करोगे, भरोगे ऑर्बिटल, तो देखो वाटर है, पेयरिंग तो करेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? 4। अब आइए जरा इसमें, ये Fe ट्रिपल प्लस है, 3d5, पांचों बेटा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं, पेयरिंग हो जाएगी बेटा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बेटा 1, यहाँ पर बेटा 4। इसमें देखो वंस अगेन बेटा ये Fe डबल प्लस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा, तो ये बेटा 3d6 है, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सब बेटा क्या होंगे? पेयर्ड। ठीक। और ये जरा देखो Fe ट्रिपल प्लस है, 3d5, यहां पर बेटा कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें है? फोर्थ में, इसमें 0, इसमें बेटा 5, फिर इसके बाद बेटा फर्स्ट में, उसके बाद बेटा सेकेंड में, और सबसे कम बेटा थर्ड में। देख लो कौन सा आंसर है? 4 के बाद फर्स्ट के बाद सेकेंड के बाद थर्ड, 82 का आंसर बेटा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, मैचिंग करनी इनकरेक्ट। BF3 ट्रायगोनल प्लेनर सही है, PCl3 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल सही है, SF6 स्क्वायर प्लेनर गलत, SF6 बेटा क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। SF6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल। BCl2 बेटा क्या होता है? लीनियर। ये तीनों सही है, ये बेटा गलत है, तो आंसर बेटा थर्ड। फिर देखिए 84, BCl3 ट्रायगोनल प्लेनर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। PCl5 में sp3d होता है, तो वो ट्रायगोनल पिरामिडल सही है, हाइब्रिडाइजेशन दिया है, सही है, आंसर बेटा फोर्थ। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, कोबाल्ट की X, अमोनिया की बेटा 0, NO2 की -1, Cl की बेटा -1, ये बेटा क्या है? +3। तो देखो बेटा ये 2 वाले तो आपके बेकार हो गए। तो अब देखो यहाँ पर देखो नाइट्रीटो पहले लिख दिया गलत, यहाँ देखो पेंटा एमाइन होगा, एमाइन पहले आएगा ना, पेंटा एमाइन, फिर क्या आएगा? नाइट्रीटो, कौन बेटा लोन पेयर दे रहा? नाइट्रोजन, तो N, कोबाल्ट क्लोराइड। 85 का आंसर फोर्थ। 86 देखो बेटा पूछ रहा मैचिंग करनी है, तो देखो A, देखो यहाँ पर बेटा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसकी 6, अगर CN को यहाँ कर दे, अमोनिया को यहाँ कर दे, तो एक आइसोमेरिज्म डेवलप हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर देखिए यहाँ पर बेटा NO2 है, NO2 में नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है, ऑक्सीजन भी, तो एम्बिडेंट है ये, तो ये बेटा क्या शो करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म, बी का बेटा फर्स्ट। फिर देखो बेटा ये C, अंदर आप Cl कर सकते हो, बाहर बेटा वाटर कर सकते हो,
तो ये क्या शो करेगा, सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म सेकेंड, और ये बेटा क्या शो करेगा, डी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फोर्थ। देख लो कौन सा है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का फोर्थ। 86 का बेटा थर्ड। आइए बेटा 87, ये तो सबको याद होगा, फॉस्फेट आयन है, ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है। तो देखो बेटा कितने गलत हो गया थोड़ा, फास्फोरस बेटा 5 बॉन्ड बनाता है। तो देखो बेटा इसके कितने रेजोनेटिंग बनेंगे, डबल बॉन्ड को रोटेट करो, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा 4, कितने रेजोनेटिंग बॉन्ड है 5, तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना हुआ 1.25। फिर फॉर्मल चार्ज बेटा कितना नेगेटिव चार्ज है -3, कितने ऑक्सीजन पे ऑसिलेट कर रहा है 4 पे, तो -0.75। तो आंसर बेटा थर्ड। 88 में आइए Ne2, ठीक है ना बेटा, Ne2O He2O बेटा ये बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो ये 0 हो गया। N2 सबको मालूम है ट्रिपल बॉन्ड है, तो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होगा 3। F2 में बॉन्ड ऑर्डर F2, F सिंगल बॉन्ड है 1, O2 में बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। तो A का बेटा थर्ड, कौन सा, A का थर्ड, B का 4, C का फर्स्ट, D का सेकेंड, आंसर बेटा फर्स्ट। CH2Cl2 इज नॉन पोलर, गलत, ये बेटा पोलर होगा। CCl4 क्या होता है, नॉन पोलर, यहाँ लिखा है पोलर, गलत, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और बेटा ये तो सही है, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। तो assertion इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो 89 का 4। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम है। देखो बेटा जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, तो बेसिक करेक्टर बेटा आपका क्या होगा, सॉरी टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, ठीक है बेटा। तो देखो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होगी, इंक्रीज, और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, बेसिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। तो देखो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर आयरन। तो 90 का आंसर बेटा फोर्थ, ठीक है बेटा। तो ये आपके FST 36 के बेटा केमिस्ट्री का डिस्कशन था। पहले बेटा पहले के क्वेश्चन संजीव सर ने कर दिया, बाकी के क्वेश्चन हमने कर दिए। आशा करते हैं कि बेटा आपकी जो भी छोटी मोटी क्वेरी होगी वो हम लोग के डिस्कशन से बेटा रिमूव हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।